मेरा नाम अनुराग पाठक है। मैं यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट, जो आप लोग वाणिज्यिक कर के नाम से जानते हैं, उसमें डिप्टी कमिश्नर हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ विश्वास जी का, उन्होंने मुझे यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। विषय मुझे जो बताया गया वो है इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू का मेंस का रिज़ल्ट आया है और अब आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं? गुड। ऐसे कुछ लोग हैं क्या जो सिलेक्ट हो चुके हैं पहले कभी किसी पद पर? नहीं है, ठीक है। हमको लगता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, हमें कैसे नंबर आते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए हमको, किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये सब बातें हमें मेंस क्लियर होने के बाद समझ में आती है। और जब हमारा मेंस क्लियर हो जाता है उस दिन के बाद से हमको लगता है कि अब हमको इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू एक सतत प्रक्रिया है, उसको हम किसी एक टाइम में कि भाई हमारा मेंस क्लियर हो गया उसके बाद हम इंटरव्यू देने के लिए तैयारी करें, वो उतना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अभ्यास के माध्यम से हम अपनी चीज़ ठीक कर सकते हैं। अभी कितने नंबर का होता है इंटरव्यू? मैं चूँकि काफ़ी पुराना हूँ, 175। मेरे समय में 250 नंबर का होता था, 2005 की बात कर रहा हूँ मैं। और 17 अच्छा, वो मेंस कितने का है अभी? 1400 का है। ओके, तो 175 में से एवरेज नंबर कितने मिलते होंगे लोगों को? एवरेज मतलब एक सामान्य विद्यार्थी जाए जो बहुत एवरेज विद्यार्थी है और उसका इंटरव्यू भी साधारण चला जाए, ये मैं पिछले 1-2 साल की बात पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि हर साल ट्रेंड चेंज होता होगा। तो एवरेज 175 में से मुझे लगता है कि 80-90 नंबर एवरेज होते होंगे। 90 से 110। 90 से 110। और अच्छे कितने माने जाते हैं? 150 अच्छे माने जाते हैं। मतलब इंटरव्यू में नंबर वो बांट रहे हैं क्या? हो सकता है कि हर बार अलग अलग ट्रेंड बनता हो। अभी हम लास्ट बार पिछले बार के अनुसार अगर हम थोड़ा सा उसमें धीमे हो जाएंगे तो हो सकता है नुकसान हो, क्योंकि इंटरव्यू का ट्रेंड हर साल अलग अलग होता है। हर साल बोर्ड के मेंबर चेंज हो जाते हैं, हर साल नहीं होते, मतलब स्वाभाविकतः बोर्ड के मेंबर भी चेंज हो जाते हैं। जो इंटरव्यू लेने वाले एक्सपर्ट हैं वो भी बदल बदल के आते हैं। जैसे मैं अगर जाऊं इंटरव्यू बोर्ड में तो हो सकता है कि मेरा सोचना इंटरव्यू के बारे में, लोगों को देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग हो, कोई दूसरा आए उसका अलग हो। तो हर किसी की दृष्टि सामने वाले जो विद्यार्थी है इंटरव्यू देने आया है उसके प्रति अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए हम यह सोचेंगे कि पिछले बार का ट्रेंड इंटरव्यू का जो था वह इस साल बना रहेगा, उसकी पुनरावृत्ति होगी। ये मुझे लगता है संभव नहीं है, हर बार चेंज होता होगा। लेकिन फिर भी एक अंदाज, एक ट्रेंड हमें पता चलता है कि इंटरव्यू में हमको कितने नंबर मिल सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे पहले। अच्छा, मेरे समय हो जाए तो मुझे बता देना कि मुझे ख़त्म करना है, ठीक है? कोई भी जो मुझे संकेत करना है कि भाई सब बस बहुत बोल लिया, आप बंद करो, कर दूंगा। तो सबसे पहली बात कि इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंट है, क्या उसमें ऐसा कुछ इंटरव्यू में ये सब आप जानते ही हैं कि 175 नंबर कितने होते हैं। एक एक नंबर में जब 100 लोग अंदर बाहर हो सकते हैं किसी भी परीक्षा में, आप जैसी परीक्षा में, तो एक एक नंबर के लिए संघर्ष होता है। अगर आपके 80 नंबर आते हैं तो आपको जो पोस्ट मिलती है, और अगर आपको 100 नंबर जो आते हैं आपको जो पोस्ट मिलती है, उस पोस्ट में भी बहुत अंतर होता है। हो सकता है कि आपको 80 नंबर आते हैं और आप कहीं नहीं सिलेक्ट होते। हो सकता है आपको 100 नंबर आते हैं तो आप क्लास 3 पर सिलेक्ट हो जाते हो सकता है आपके 80 नंबर आते हैं तो आप क्लास 3 पर सिलेक्ट होते हो सकता है आपको 100 नंबर आते हैं तो आप क्लास 2 पर चले जाते हो सकता है आपके 80 नंबर आते हैं तो आप क्लास 2 में भी नीचे की
आपको सर्विस मिलती है, हो सकता है आपको 100 नंबर आते हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित हो सकते हो। तो इसलिए ये सोचना कि हम इंटरव्यू में जाएंगे, हमारा जैसा व्यक्तित्व है वैसा व्यक्तित्व वहां प्रस्तुत करेंगे, हमको जितने नंबर मेरे व्यक्तित्व के अनुसार मिलेंगे हम ठीक रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है, जितने नंबर हमारे व्यक्तित्व के लायक होंगे हमें मिल जाएंगे। तो अगर इस धारणा को लेकर हम केवल अपने व्यक्तित्व को वहां प्रस्तुत करेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण होने के कारण लगता तो यही है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो वहां प्रस्तुत करना है। सामने वाले जो लोग बैठे हैं 4-5 जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपके व्यक्तित्व को परख लेंगे, लेकिन आदमी का व्यक्तित्व क्या आपको लगता है कि हर जगह एक जैसा होता है? हम जहां आपसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या मैं वही बात अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से कर सकता हूं, या उसी तरीके से, उसी लय में या उसी बात से मैं बात कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व हर किसी के लिए अलग अलग होता है। आप जिस तरीके से अपने सर से बात करते हैं उसी तरीके से अपने माता पिता से बात नहीं करते होंगे, उसी तरीके से अपने दोस्तों से बात नहीं करते होंगे। आप बदल जाते होंगे ना, आपका कैरेक्टर बदल जाता है। तो फिर ये कहना कि ये व्यक्तित्व परीक्षण है, व्यक्तित्व क्या है भाई? व्यक्तित्व क्या है? हम अपने व्यक्तित्व से, भाई व्यक्तित्व हर किसी का अलग अलग होता है ना। कोई बहुत हंसमुख होता है, कोई बहुत मेहनती होता है, कोई चिड़चिड़ा होता है, कोई मायूस होता है, कोई मनहूस भी होता है। हर किसी के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। तो अगर इन सभी अलग अलग व्यक्तित्वों को देखने के बाद अगर नंबर दिए जाए तो बड़ा अंतर आता है। तो हम मनहूस हैं सब, मैं मुझे लोग पसंद नहीं करते, मान लीजिए मैं जाता हूं, लोग मुझसे चिढ़ते हैं, क्या ये कहां से आ गया, ऐसा मान लीजिए मेरा व्यक्तित्व है। ऐसा है नहीं, कल्पना कर लो। तो मैं अगर इंटरव्यू में जाऊंगा तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न पूछ रहे हैं वो, हाँ सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं ग्वालियर से आया हूँ। चलिए बताइए ग्वालियर के बारे में। आप, ग्वालियर ऐतिहासिक नगरी है, आप ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में कुछ बताइए। तो मैं बड़ा धीमे से, बड़ा निराशा से जवाब देता हूँ। तो समझ में आएगा उनको कि ये जो सामने बैठा व्यक्तित्व है, ये जो व्यक्तित्व है वो जब नौकरी में जाएगा तो काम नहीं करेगा, ऐसे ढीला बना रहेगा। वो नंबर आपके नंबर नीचे चले जाएंगे। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? फिर हम ये कहें कि भाई हमारा क्या परीक्षण होता है वहां, क्या जानना चाहते हैं वो हमारे बारे में, या एक स्टूडेंट से वो क्या अपेक्षा करते हैं। सामने बैठे घाघ लोग, तो 4-5 घाघ, वो बहुत घाघ होते हैं भाई साहब, क्योंकि उनकी नौकरी या जो भी वो जिस भी पद पर होते हैं या जिस भी स्थान पर होते हैं वो अपने 25-25, 30-30 साल दिए रहते हैं। कोई चीफ सेक्रेटरी होता है, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, कोई डीआईजी होता है, कोई डीजीपी होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। हमको लगता है हम बेवकूफ बना देंगे उनको, हम उनको अपने बातों में, अपनी जाल में, अपनी लफ्फाजी में, अपनी भाषा में, अपने विचारों से उलझाकर उनको बेवकूफ बना सकते हैं, ऐसा लगता है, पर होता नहीं है। मैं कहूँ कि मैं कोई ये कह सकता, आधे घंटे में आप कैसे जान सकते हैं किसी के बारे में? मैं आपसे मिल रहा हूँ, मुझे लगता है आधा घंटा मिलूंगा मैं आपसे, आप भी मुझे आधा घंटा मिलेंगे, तो क्या आप आधा घंटे में मुझे जज कर सकते हैं? बताएं, कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मैं यहां से जब जाऊंगा आधा घंटे बाद तो आपके मन में मेरे प्रति कुछ छवि आएगी। वही व्यक्तित्व है। और मैं तो बात ही कर रहा हूं ना आपसे, सामान्य बात कर रहा हूं, सामान्य चर्चा कर रहा हूं। तो मेरे यहां से जाने के बाद आपके मन में मेरे प्रति जो भी अवधारणा बनेगी, जो भी विचार आएगा मेरे व्यक्तित्व को लेकर, मेरे कैरेक्टर को लेकर, मेरी विद्वत्ता को लेकर, जो भी कि ये इतना जानते थे, ये ऐसे थे, वही व्यक्तित्व है और वही आधे घंटे में परखा जाता है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो संतुष्ट भी कर सकता है आपको, वो असंतुष्ट भी कर सकता है।
लेकिन आधे घंटे में काम हो जाता है। इसलिए ये सोचना कि क्या केवल आधे घंटे में हमारे जीवन के पूरे अभी तक के जितने वर्ष बीते हैं उनमें हमारे व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ है, हमारी जो विचारधारा बनी है, हमारे जो संस्कार बने हैं, हमारे जो व्यवहार बने हैं, उसको कैसे नापा जा सकता है, उसको कैसे देखा जा सकता है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? ये तो संभव नहीं है। ये अगर बात आपके दिमाग में आती है तो इसको थोड़ा सा अलग रख दो, क्योंकि आधा घंटा किसी को जानने के लिए पर्याप्त है। मैं जब आधा घंटे के बाद यहां से जाऊंगा तो आप सबके मन में मेरे प्रति कोई ना कोई एक अवधारणा बनेगी, और वो फिर मेरा वो व्यक्तित्व होगा कि वो अवधारणा कैसी बनती है, और वो मेरे अभी तक के जीवन का निचोड़ होगा कि ये ऐसे थे। तो हम जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत होंगे क्या? इंटरव्यू में फिर तो तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? जैसा है आधे घंटे में पता कर लिया जाएगा। क्या करना तैयारी करके? जो ईश्वर तय करेगा, जो हमारा जीवन होगा, जो हमारे संस्कार होंगे, जो हमारा व्यक्तित्व होगा, जो हमारा ज्ञान होगा, वो तो मिल ही जाएगा। उसके लिए क्या करना? ऐसा भी सोच सकते हो। मेरी इन बातों से ऐसा लग रहा होगा कि सर जो बात कर रहे हैं उसका अर्थ ये निकल रहा है कि जो आप हैं वो पहचान लेंगे, तो हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोच रहे? मेरी बातों से यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे हम हैं वैसे जब हमको वहां प्रस्तुत होना है, वैसा जब हमको आधा घंटे में वहां जज कर लिया जाएगा, हमारा निर्धारण कर लिया जाएगा, तो फिर हमको अपने भीतर इन 25 दिनों में, महीने भर में कुछ करना है क्या? और करना है तो क्यों करना, जबकि हमारा व्यक्तित्व का निर्धारण तो तय है पहले से, हम तो ऐसे ही है। लेकिन व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? क्या हम शुरू से इसी तरह से रहे हैं जैसे आज हैं? आज आपके जो ज्ञान का स्तर है वो 3 साल पहले भी ऐसा ही था क्या? आज आपने मेंस निकाली है, हो सकता है किसी ने पहली बार भी निकाली हो सकता है किसी ने दूसरी बार या तीसरी बार में मेंस निकाली हो, तो क्या 3 साल पहले भी वो उतने ही ज्ञानी थे, उतने ही योग्य थे, उतना ही उनको अपने विषय का ज्ञान था जितना आज है? ऐसा नहीं होता ना। हमारे भीतर परिवर्तन होते हैं ना, वो परिवर्तन जब जिस दिशा में होते हैं वो परिवर्तन भी हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो एक खास व्यक्तित्व चाहता है इंटरव्यू वाला, इंटरव्यू जो लेते हुए खास तरह का व्यक्तित्व चाहता है। हमें उस दिशा में भी अपने आप को ढालना है। हम जैसे वैसा तो ठीक है, पर हम अगर जैसे वैसे प्रस्तुत होंगे तो नुकसान भी हो सकता है। मैं तो मजाक करता हूं, मैं तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैं तो उनसे बड़ा बराबरी के भाव से बात करता हूं, क्योंकि मैंने तो यही सीखा है बचपन से। मेरे पिता मुझे दोस्तों की तरह रखते थे, तो मैं तो हर गुरु से, हर सीनियर से दोस्तों की तरह बात करता हूं। तो जो इंटरव्यू लेने वाला होगा उससे कहूंगा कैसे हैं सर, तो मैं तो ऐसे बोलता आया हूं। मेरे गुरुजी है ना ऐसा। देखो मैं आपको बताऊं, मैं अपना एक छोटा सा मेरे एक सीनियर गुरुजी थे, तो वो बड़े बराबरी से बात करते थे, मित्रता के भाव में। तो मेरी वो प्रवृत्ति बन रही थी कि मैं भी लोगों से मित्रता के भाव में बात करता था। लेकिन उस मित्रता के भाव को लेकर मैं अगर इंटरव्यू में जाऊंगा तो मुझे पसंद नहीं किया जाएगा। मुझे पहले लगता था क्यों नहीं पसंद किया जाएगा, मैं तो बराबरी से बात करूंगा ना। लेकिन आज मुझे जब नौकरी में 20 साल 15 साल हो गए, आज मैं अपनी उस अवधारणा को खारिज करता हूं। मैं क्या सोचता हूं, आज मैं जब अपने वरिष्ठ से मिलता हूं तो मैं उनसे मजाक नहीं कर सकता, वो भी अपेक्षा नहीं करते। मैं अगर अपने कमिश्नर के पास जाऊंगा, उनके रूम में किसी काम को लेकर जाऊंगा, तो मुझे वहां गंभीर रहना पड़ेगा। मुझे वहां उतनी ही बात करने की इजाजत होगी जितनी उन्हें अपेक्षा है मुझसे। जिस विषय पर उन्होंने बात करने के लिए बुलाया है उतनी ही बात मुझे रखनी है, बाद में उसके ज्यादा उससे कम नहीं बोलना। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम जो हैं वो वहां प्रस्तुत करना नहीं है। अब आप कहेंगे साहब ये तो विरोधाभासी बात हो रही है कि कुछ देर पहले कह रहे थे आप जो हो वो पता कर लिए जाओगे, अब आप कह रहे हो आप जो हो वो प्रस्तुत नहीं करना। हमको वहां वह प्रस्तुत करना है जो वे चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाते हुए।
अपने व्यक्तित्व को उनके मन के मुताबिक ढालते हुए, अपने व्यक्तित्व को उस प्रशासनिक पद के अनुरूप प्रस्तुत करते हुए, जिस प्रशासनिक पद के लिए इंटरव्यू लिए जा रहे हैं उसकी क्या अपेक्षा है, वो कैसे विद्यार्थी, कैसा स्टूडेंट चाहते हैं, कैसा अभ्यर्थी चाहते हैं, वैसा हमको बनना है। और अगर वैसा हम नहीं बन पाते हैं तो वैसा हमको दिखना है। हो सकता है न हो वैसे, क्योंकि अभी हम उस परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाए होंगे जो परिपक्वता 15 साल बाद आप लोगों में आएगी, 20 साल बाद आप लोगों में आएगी। अभी वो हो सकता है न हो, पर हमको वैसा वहां दिखना पड़ेगा, क्योंकि जो वहां बैठे हैं वो आपसे वही अपेक्षा कर रहे हैं कि आप उन्हें वैसे दिखें जैसे वह अपने ऑफिस में एक बहुत मेहनती, कर्मठ, सजग, सचेत, योग्य अधीनस्थ को देखता है। वो हंसोड़ मजाकिया या इस तरह के लोगों को पसंद नहीं कर। मैं भी नहीं, पहले मुझे लगता था कि मैं अपने ऑफिस में मुझे बड़ा इनफॉर्मल माहौल, पर अभी मुझे लगता है कि मैं भी उन्हीं लोगों को पसंद करूंगा जो काम करते हो। 10 बजे का ऑफिस है, जो 12 बजे आ रहा है, मुझे बहुत कष्ट होता है। कुछ लोग आते हैं 12 बजे। काम दो तो टालना एक प्रवृत्ति रहती है लोगों की, नहीं करना, काम को टालना, बहाने बनाना, मुझे सब कंप्यूटर नहीं आता, मैं सब एक्सेल नहीं जानता, मैं सब ये। ऐसे लोग भी आपको नौकरी में मिल जाएंगे और पीएससी से जाके निकलते हुए मिल जाएंगे आपको। हम देखते हैं अपने ऑफिसों में, पर दुख होता है, कष्ट होता है। एक अधिकारी के तौर पर, एक विभाग के उसमें जो आप प्रमुख होते हैं एक ऑफिस के, उसके तौर पर ऐसे लोगों को देख के दुख होता है, कष्ट होता है। ऐसा लगता है इनको भगा दो यहां से। तो जो इंटरव्यू लेने वहां बैठा हुआ है वो इस तरह के अनुभवों से गुजर चुका है। जो अनुभव मेरा है आपका नहीं है। तो आप जिस जगह खड़े हुए हैं उस जगह से जब आप अपने इंटरव्यू को देखते हैं तो आप केवल एक ही चीज सोचते हैं कि व्यक्तित्व ऐसा दिखा दूं मैं, या व्यक्तित्व ऐसा जैसा मेरा है वैसा नहीं, ऐसा नहीं। व्यक्तित्व वैसा जैसा वो चाहते हैं। भले ही हम आप अपने भीतर हमारे पास कुछ कमियां हो, पर हमको वहां ऐसा प्रस्तुत होना है जैसा सामने वाला चाहता है। बहुत अच्छी बात तब होगी जब हमारे ओरिजिनल व्यक्तित्व से भी वह व्यक्तित्व मिलता हो, पर अगर नहीं मिलता तो अभिनय करना पड़ता है। मुझे लगता है कि मेरा वरिष्ठ अधिकारी मुझे पसंद नहीं करता, फिर भी मुझे उसके सामने उसको पसंद करने का अभिनय करना पड़ता है। मेरे वरिष्ठ अधिकारी अगर मुझे किसी बात पर डांटता है तो मुझे मन में आता है कि मैं उसको 4 बातें सुना दूं, फिर भी मुझे हंसते हुए सॉरी सर का अभिनय करना पड़ता है। मुझे नहीं, हर किसी को अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने बाहर। माता पिता आपको डांटते, फिर भी माता पिता से तो खैर आप थोड़ा बहुत गलते भी होंगे, पर आपका कोई सर आपको डांटेंगे तो आपको भी अभिनय, सर सॉरी सर, पर मन में गुस्सा आती है, पर सॉरी नकली है, वो नकली है। तो हम ओरिजिनल रहेंगे, तो ओरिजिनल रह के काम चलता नहीं ना। बड़ी इच्छा होती है ओरिजिनल रहने में, पर वो काम नहीं करती। तो ऐसे समय में आपको कुछ अभिनय करने पड़ेंगे। अभिनय कैसे होगा? कैसे? अच्छा, अभिनय कैसे करोगे आप? क्या तरीका है आपको ऐसा अभिनय करने के लिए जैसा वो लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं? क्या कुछ है आप पे तरीका? आप जवाब दे सकते हैं। क्या ट्रिक हो सकती है? प्रिपरेशन करेंगे, अभिनय करने की प्रिपरेशन करेंगे। आपने मेंस में क्या किया? मेंस में आपने क्या काम किया था? मेंस आपका सबका निकला है, तो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? मेंस में पढ़ाई की क्या स्ट्रेटेजी थी? आंसर राइटिंग की थी। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप लगाए होंगे। मेंस, अच्छा, आप इंटरव्यू में क्या करना पड़ेगा? सिंपल। सब होशियार है यहाँ, बेकार बुलाया मुझे, सब होशियार है। तो मतलब मॉक इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। उसमें क्या होता है ना, 2-3 बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको झिझक खत्म हो जाती है हमारी।
हम पहली बार मेंस लिखने जाएं, घर में हमने एक लाइन न लिखी हो, तो निश्चित रूप मानिए कि आप क्या लिख के आएंगे आपको ही पता है। वही हम, वही आप बिना लिखे बिना पढ़े मेंस लिखेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। 2 साल बाद जब आप उस प्रक्रिया को अपना लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप तो वही हैं, आप नहीं बदले भाई। क्यों ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो 3 साल बाद सिलेक्ट होते हैं, पहले सिलेक्ट नहीं होते? क्योंकि उनकी पढ़ाई करने की जो रणनीति होती है, जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, वो शुरुआत में उस तरह का नहीं होता जिस तरह की अपेक्षा की जाती है परीक्षा के द्वारा। मेंस में अगर आप नहीं लिखोगे तो आप निश्चित मानिए आप सफल नहीं होगे, आप सफल नहीं हो सकते। अपवाद हो सकता है, कोई एकाध हो जाए, लेकिन नहीं हो सकते। आप जितना अधिक लिखोगे उतनी सफलता के आपके चांस बढ़ जाते हैं। और जब आप आज सफल होकर यहां बैठे हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपको खुद पता होगा कि आपने कितना लिखा होगा। ऐसा कोई विद्यार्थी मैं गारंटी से कह सकता हूं यहां नहीं होगा जिसने एक भी प्रश्न लिख के नहीं देखा हो। है कोई कि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा? और अगर ऐसा है तो उसके नंबर थोड़ा देखना पड़ेंगे जब मार्कशीट आएगी तब। है कोई जिसने एक भी प्रश्न नहीं लिखा परीक्षा के समय? मुझे लगता नहीं है। और नहीं लिखा हो तो वो यहां नहीं होता, वो फिर से प्रीलिम्स की क्लास कर रहा होता। और कर रहे हैं जिन्होंने नहीं लिखा, वे अब फिर से प्रीलिम्स की क्लास कर रहे हैं, इंटरव्यू की नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मॉक इंटरव्यू में आपको सबसे ज्यादा फायदा, एक तो आपकी झिझक खत्म होती है सामने बात करने की। अगर अभी आप, लेकिन आजकल बच्चे वैसे भी थोड़े से एडवांस हो गए हैं, उनमें झिझक वैसे भी कम होती है, लेकिन वो झिझक किस तरीके से कम करनी है और हमको सामने वाले को किस तरह से जवाब देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाब देते समय सामने वाले को, जो बैठे हैं 5 लोग, उनको ये लगना चाहिए कि ये यार बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसका विचार को अभिव्यक्त करने का इसका अंदाज, इसके कंसेप्ट, इसके तथ्य, इसकी लय सभी परफेक्ट है। ये कब होगी? अभ्यास। प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है आप आए हैं, प्रश्न से प्रश्न निकलेंगे। आप कहेंगे परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन आप अगर चतुर हैं, क्योंकि आप लोग दिख भी रहे हैं मुझे, तो आप इंटरव्यू बोर्ड को अपने तरीके से मोड़ सकते हो। ऐसी चतुराई मैं कर चुका हूं, मैं यहां हूं, वो इसी चतुराई के कारण मुझे बहुत लाभ हुआ था। मैं आपको भविष्य में बाद में बताऊंगा। लेकिन आप इंटरव्यू बोर्ड में थोड़ा चतुराई के साथ काम करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने इंटरव्यू को अपने तय किए हुए प्रश्नों, अपने सोचे हुए विषयों, अपने बैकग्राउंड, अपने जो आपका जो हिस्ट्री है, आप उसमें उसको लेके गए। शुरुआत तो सिंपल होगी। आप कहां से आए हैं? पहला प्रश्न, आप कहां से आए हैं? सर मैं ग्वालियर से आया हूं। मैं ग्वालियर इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ग्वालियर से आया हूं। ठीक, मैं ग्वालियर से आया हूं। अच्छा, अब ग्वालियर पे प्रश्न आपको तय करना ही पड़ेगा। आप जो भी आपकी होम टाउन होगा, आप सतना से हो सकते हैं, रीवा से हो, जहां से भी हो सकते हैं। कुछ खास बताओ, आप क्यों प्रसिद्ध है आपका रीवा? मैं नहीं हूं रीवा का, मैं यही पूछूंगा ना, क्योंकि देखो जो सामने बैठे हैं ना, वो रोज पढ़ के नहीं आएंगे आपके लिए, वो पागल नहीं है, उन्होंने पढ़ लिया वो जितना पढ़ना था। वो तुम्हारे लिए क्वेश्चन रट के इतिहास बाबर हुमायूं वो नहीं पढ़ के आएंगे, ना वो पढ़ के आएंगे ना उनको पता है। ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो जिनको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेल, ये सब साइंस टेक, इसकी जानकारी होगी। ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा आप जानते हो सामने वाला नहीं जानता। लेकिन उसको क्या करना है? उसको तो पूछना है, उसको जवाब थोड़ी देना है। मैं ऐसे अभी आप ही के प्रश्नों से, मैं अभी आधा घंटे का इंटरव्यू होता है, मैं किसी का भी इंटरव्यू ले लूंगा, आपको लगेगा हो गया इंटरव्यू। मुझे थोड़ी कुछ पूछना है कि मैं, अच्छा आप कहां से रहते हैं, चलिए मैं पूछता हूं, आप चलो कोई भी खड़ा हो जाए,
अभी एक छोटा सा एक वो करते, कोई भी एक खड़ा हो जाए, मैं बताओ, मैं डरो मत कोई भी एक जो इंटरव्यू दे रहा हो खड़ा हो जाए, आप लोग चर्चा करते हैं, खड़ा हो जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? अरे दो लोग खड़े हो गए, पहले पीछे वाले, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? सीहोर। क्या खासियत है सीहोर की? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ के बात करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ सर, सीहोर जिले में जो चिंतामन गणेश मंदिर है वो अपने धार्मिक से बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद सब जो अपना भोपाल राजधानी है वो भी सीहोर जिले से ही अलग होकर एक जिला बना हुआ है। अब हम चाहें तो सीहोर पे बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन अब इनको क्या करना है, इनको अपने हिसाब से सीहोर की व्याख्या करनी है। अब तुम चिंतामन गणेश पे जाओगे तो हो सकता है वो गणेश जी में रुचि नहीं रखते हो, हनुमान जी में रखते हो। आपको यह बताना है कि सर सीहोर हमारा ये, इसमें भौगोलिक क्षेत्र में ये है, सामाजिक क्षेत्र में ये, इसमें आर्थिक गतिविधियां इसमें ये होती हैं, इसमें इतिहास ये। हमको टुकड़ों में बांटना चाहिए। देखिए क्या होता है, आपकी क्लियरिटी दिखना चाहिए, विचारों की क्लियरिटी, सामने वाला कंफ्यूज ना हो। और कंफ्यूज वो तब होगा जब आप कंफ्यूज हो गए बोलने में, जब आपके मन में क्लियरिटी नहीं है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं या क्या बोलना चाह रही हूं, तो सामने वाला भी समझेगा नहीं कि आप क्या बताना चाह रहे हो, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो। कहां से आए हो? मैं ग्वालियर बताऊंगा तो हाँ बताइए कुछ ग्वालियर की बात, तो मैं शुरू कर दूं फालतू बातें कि साहब ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तर में है और यहां सिंधिया हुए हैं, या ये क्या हम कहानी सुना रहे हैं? अगर आपको नौकरी मिलती है और आप जीएसटी डिपार्टमेंट में होते हैं और आपसे पूछा जाता है बताइए आपके एरिया की रेवेन्यू इस महीने क्यों कम हुई, आप क्या बोलोगे? कैसे बोलोगे? क्या बात करोगे उसमें? उस वक्त आपके पास आंकड़े होंगे ना। आप कहेंगे सर मेरे यहां इतने सबसे बड़े जो 10 टैक्स, उदाहरण 10 टैक्स पेयर हैं, इनसे मेरी चर्चा हुई है, इन 10 में से पिछले साल इन्होंने इतने जमा किए थे, इसने इतने जमा किए थे, इसने इतने जमा किए थे, इस साल इसने इतने कम किए, इसका कारण ये है, इस कारण से मेरी रेवेन्यू पिछले साल से इतनी % कम हुई है। हमें अपने विचारों में बहुत क्लियरिटी चाहिए। हम जो बताना चाह रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए हम क्या बता रहे हैं। जब हमको पता होगा कि हम क्या बता रहे हैं, तभी सामने वाला समझ पाएगा कि आप क्या बता रहे हैं। हमें पता ही नहीं हम क्या बता रहे हैं। और कब आपको पता चलेगा कि आपको क्या बता रहे हैं आप? जब आप उसे कई बार बता चुके होंगे किसी को भी। आप अपनी ग्वालियर की विशेषता बताइए। सर ग्वालियर में ऐतिहासिक रूप से ये है, आर्थिक रूप से ग्वालियर में ये यहाँ कृषि में ये है, और उद्योग हमारे मालनपुर में इससे करे हैं। सांस्कृतिक गतिविधि से यहाँ ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगर आप जनजातियों को बारे में अध्ययन करके आए हो तो बता दो, तो हो सकता है वो उस जनजाति पे पूछ ले। इकोनॉमी पे अगर आप तैयारी करके आओ तो बता दो सब मालनपुर में है, पर वहाँ भी थोड़ा सा उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना इंदौर के पीथमपुर में, तो निश्चित रूप से वो मालनपुर और इंदौर की तुलना में बात करेगा। वो जब तक आपका मुंह बंद ना कर दे तब तक बताओ ना। आपको रोका है क्या उन्होंने कि नहीं बोलो? बोल देंगे उनको, ठीक है ठीक है ठीक है चलो। मीटिंग में भी ऐसे होता है ना कई बार, आपको लगता है आपको बहुत आता है, बहुत बताना चाहते हैं, ठीक अब तुम बताओ। वहां भी आपको लगेगा कि ठीक अब आप, अच्छा ठीक है ठीक है। तो जब आप ग्वालियर की चर्चा करो, मैं ग्वालियर को किसी की भी, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ग्वालियर की जनजातियों पर अच्छी तैयारी की है। तो सर ग्वालियर में ये शहरिया जनता मिलती है, ये जनजाति पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है, इस कारण से थोड़ा उसके लिए सरकार ने भी बहुत उनके डेवलपमेंट के लिए योजनाएं चलाई हैं। अच्छा कौन सी योजना चलाई है? आपको पता होगा तभी तो अब योजनाओं पे आके आप स्थवा हो गए, मतलब रुक गए। तो वो बोलेगा अच्छा कौन कौन सी योजना सरकार ने चलाई है और किस किस जगह कौन कौन चलाई गई जनजातियों के लिए योजनाएं, उससे क्या लाभ, फिर आप वहां पहुंच जाओगे। तो आपको बताने के लिए आपके पास पर्याप्त मैटर होना चाहिए और आपके पास वह बताना आना चाहिए कि जिसमें से आप एक रास्ता तय कर लो आगे बढ़ने का। आप ये तय कर लो कि यार ये गली ठीक है, इसमें हम अच्छे से जा सकते हैं। ये सब कब होगा?
तैयारी से। अब बुकिंग साहब हमारा व्यक्तित्व वाली बात तो रह गई आपकी, यही व्यक्तित्व है जो आप सीख के बनते हो। बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना गुने, बिना अभ्यास किए भी व्यक्तित्व बनता है, वो काम का नहीं होता। पढ़ के, समझ के, लिख के, याद करके, बोल के जो व्यक्तित्व बनता है वो काम का होता है। तो व्यक्तित्व दोनों हैं। आपको तय करना है कि आपको अपने किस व्यक्तित्व को ले जाकर वहां प्रस्तुत करना है, क्योंकि वह तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा मिल जाए, मिलते नहीं है लोग। मैं बता रहा हूं आपको अच्छे लोग बहुत कम आते हैं। थोड़ा सा भी हम अच्छे बन गए तो काम हो जाएगा। हम जैसे लोग भी थोड़े से अच्छे बन गए तो हो गया था काम। तो आप लोग भी अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आगे निकल जाओगे। ठीक है, और कुछ आपके मन में कोई प्रश्न हो, क्योंकि आपके प्रश्नों से हो सकता है कुछ और बात निकले। कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं आप लोग। सर जो इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है उनका जो करंट का उससे सर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए क्या जिससे? देखो, आपको एक, जब आप मॉक इंटरव्यू देंगे, आप 8-10 मॉक इंटरव्यू दे लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ आप घूम रहे हैं। और करंट में अगर आपको नहीं आता, क्या ना सब सर मैंने ये पढ़ा नहीं है अभी। अब आप एक मिनट, अगर आप लगातार 5-6 करंट के प्रश्नों को सॉरी कह दोगे तो वो समझेगा कि ये सॉरी के लायक ही है। तो कुछ 2-4 प्रश्न अगर सर मैंने अभी नहीं पढ़ पाया, ये मैं देख लूंगी जाके, खत्म। जरूरी तो ये मुझे सब आता हो। कौन बनेगा करोड़पति है क्या कि साहब ये प्रश्न नहीं बताओगे तो बाहर कर दिए जाओ? ऐसा तो नहीं है। सॉरी सर, आगे पूछो। तो इसलिए, पर मोटी मोटी चीजें तो पता होना चाहिए करंट में क्या चल रहा है। ठीक है, और बताओ। करंट के इशू को तैयार कहाँ से सर कराएंगे। कुछ ऐसे होते हैं ना जिसमें अपने विचार भी डालना रहता है, तो अपने विचार क्या होते हैं? अपने विचार क्या होते हैं? अच्छा ये बताओ मुझे। मान लीजिए कोई विषय आप बताओ करंट का जिसमें आपको अपने विचार लाने हैं। बताओ, अच्छा आप ही बताओ। जैसे किसान आंदोलन में आपके विचार क्यों आएंगे? और आप जो बोलोगे क्या वो किसी और के विचार नहीं होंगे? तो पहली तो हमको मौलिक बनने के लालच को त्यागना है। मैं मौलिक व्यक्त कर रहा हूं अपने विचार, ऐसा मौलिक कुछ नहीं होता। मौलिक वही होता है जो आपने नहीं पढ़ा होता है। मौलिकता क्या है? जो कम पढ़ता है वो अधिक मौलिक होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, पहले लिखा जा चुका है, इसलिए मौलिक हूं मैं। भाई मौलिक क्या है? मैंने कोई विचार दिया, मान लो किसान आंदोलन पर मैं आज कोई विचार देता हूं, ठीक, मैं अपने मन में क्या कहूंगा, ये तो मेरा मौलिक विचार है, पर वो 25 लोग पहले ही बोल चुके हैं जिनको मैंने सुना ही नहीं है। तो आप जिस मौलिकता की बात कर रही हो, दरअसल आपको मौलिक नहीं होना, आपको सारे विचारों का समन्वय करके एक संतुलित दृष्टिकोण बनाना है। फलाने ये कहते हैं, ढिकाने ये कहते हैं, इसमें अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये ठीक होगा। मेरा सुझाव ये है या मेरा विचार ये है, व्यक्तिगत मत ये है कि इसको ऐसा करना चाहिए, पर उसके पहले आप 4 लोगों के विचार वहां रखना पड़ेंगे। आप एक ही दिशा में चलती जाओगी कि किसान आंदोलन बेकार है, पंजाब से जो किसान आ रहे हैं वो तो राजनीति से प्रेरित हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो देश के विकास के लिए हो रहा है, किसानों की आर्थिक उन्नति की ओर, ऐसा नहीं है। आपको संतुलन जरूरी है। किसी भी परीक्षार्थी के लिए, और इंटरव्यू में बैठा हुआ है, सामने जो बैठा हुआ आपको देख रहा है, उसको ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है वो बातों को समझता है, वो मुद्दों को समझ रहा है, उसके लाभ, उसकी हानि, उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव के प्रति उसकी एक अपनी दृष्टि है। मेरा मत फिर इस तरफ यह है कि अगर ऐसा इसमें ऐसा सुधार करेंगे तो बेहतर होगा। ये धारा है, इस धारा की जगह अगर हम ऐसा कर देंगे या जो भी है तो वो ठीक रहेगा। बचते हुए एक्सट्रीमिस्ट तो होना नहीं है कि सर हम फलानी का झंडा लेके आगे बढ़ रहे, ऐसा तो नहीं करना। तो संतुलन बहुत जरूरी है, और संतुलन में हमको ये देखना पड़ेगा कि हम
कैसे सभी विचारों को जानते हैं, इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है। मौलिक बनने का खतरा मत लेना, बस मौलिक बनने का खतरा वही लेता है जो पढ़ता नहीं है। मैं तो मौलिक हूं साहब, मैंने अपना सोचा, नहीं तूने नहीं सोचा, तूने पढ़ा नहीं है इसलिए तूने लगा के तेरा पहली बार बोला तूने, ऐसा नहीं है। पढ़ चुका पहले, पढ़ता होता तो लगता है कि फलाने उसने पहले ही कह दिया है। कौन सी चीज जो नहीं कही गई है पहले, सब कही जा चुकी है लेकिन हमको लगता है हम पहली बार कह रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए ये कंसेप्ट निकाल दो कि हम अपने मन की बात, कोई मौलिक बात कह रहे हैं। सर इसके लिए हमें किसी का जैसे कोई माध्यम लेना पड़ेगा, जैसे अपने पढ़ने के लिए आजकल तो मटेरियल की कमी नहीं है। नहीं सर, हाँ। इंटरव्यू में अगर पूछते हैं कि आपके सुझाव बताइए, नहीं देखो मैं बताऊँ आपको, सुझाव में भी हम एक तरफ ना झुकें, वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने वही बोला, इनसे भी मैंने वही बोला कि सुझाव भी हम अगर किसी का दे रहे हैं तो हम उसको संतुलित रखें। हमें दूसरे को ये नहीं समझ में आना चाहिए कि ये सामने वाला इस रंग का है। हो सकता है सामने बैठा वो उस रंग का न हो, वो अलग रंग का हो। आपको अपना रंग नहीं बताना वहां, क्योंकि प्रशासन का कोई रंग नहीं होता। ठीक, हमारे विचार से हमारे रंग का पता नहीं चलना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए हमको कि भाई ठीक है हमारा ये रंग, ये कहते हैं, ये कहते हैं, पर उसमें आपको ये देखना चाहिए उपयोगी क्या है। आपको ये उसमें से ये खोजना पड़ेगा कि देश के लिए या समाज के लिए या प्रशासन के लिए लाभ कौन सी बात कर रही है। किसान आंदोलन में या कोई भी किसी में भी अगर आपको लगता है कि ये बिंदु 4 निकल के आ रहे हैं, इसमें से अगर किसानों की आर्थिक वृद्धि होगी तो इसमें ये बिंदु, इनमें से किसानों को आर्थिक विकास मिलेगा। प्रशासनिक सरलता कहीं से अगर बनती है तो इसमें से प्रशासनिक सरलता बन जाएगी। ठीक है, किसानों को अगर अपनी फसल बेचने के लिए अगर स्वतंत्रता प्राप्त होती है अगर इस आंदोलन इस कानून से, तो आपको उसके बिंदु तो निकालना पड़ेंगे कि इससे ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये लाभ है, इसमें ये कमी है। ये तो सरल है, स्वाभाविक है कि आप ऐसा कर पाओगे। कोई भी टॉपिक ले लो आप, 370 धारा हटा दी गई, इस पर पूछा जा सकता है भाई 370 धारा हटा दी गई, आपके क्या विचार हैं? आपको पता है कि सामने वालों का रंग आपको तो पता है क्या है, आप लालच में आ गए कि मैं भी उन्हीं जैसा दिखूं। अब नहीं, बहुत अच्छा हटा दी गई, इतना हो रहा था, इतने सालों से ये हो रहा था और अब ऐसा हो जाएगा। हमें अपनी भाषा में, अपने उत्साह में भी थोड़ा सा समन्वय, कंट्रोल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अति उत्साहित किसी प्रिंट को देख के लग गया कि ये तो अब तो मैं इसमें बिल्कुल बवंडर कर दूंगा, तो उसको समझ जाएगा अच्छा ये तैयारी करके आया, इस पर तो बोलो। अभिनय, हम अपने भावों पर अपने मस्तिष्क से कितना नियंत्रण कर पाते हैं वही हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमारे भाव बहुत आंदोलित हो रहे हैं, पर हमको वहां आंदोलित नहीं होना, हमें अपने दिमाग से उन भावों के आंदोलन को कंट्रोल करना है। वही व्यक्तित्व है, वही संतुलन है, वही एक प्रशासनिक अधिकारी का कर्म भी है। अपने व्यक्तिगत भावों को अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से नियंत्रित करना। आपसे पूछा बताइए 300 राम मंदिर बन रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? मंदिर वहीं बनाएंगे। उन्होंने, आप भी तो मंदिर के लिए मंदिर वाले बैठे हो सामने, तो हम भी मंदिर, ऐसा नहीं होता। वो भले ही हो, पर आपको क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देख रहे हैं जो सभी लोगों को, सभी वर्गों को संभालता है, जिसमें इस पार्टी के भी होते हैं, उस विचारधारा के भी होते हैं, सब तरह के होते हैं, तो सब में संतुलन की जो आवश्यकता होती है वैसा व्यक्तित्व हमको वहां प्रस्तुत करना पड़ेगा। हमको एकांगी व्यक्तित्व प्रस्तुत कर नहीं सकते कि सर आप जैसे वैसे ही मैं हूं क्योंकि आपसे मुझको नंबर चाहिए। हो सकता है इसमें कभी कभार फायदा हो जाए इसमें संभावना इस बात की भी है कि हो सकता है एक आध बार फायदा हो जाए, पर अगर सामने वाले की दृष्टि बड़ी परिमार्जित है इंटरव्यू लेने वाले की, तो वो समझ जाएगा कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़ बना रही है, हमको घुमा रही है, हमको हमारी बात कह रही है, इसे चापलूसी कहते हैं, वो कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए किसी भी जवाब में, किसी भी अगर कोई विचारधारा का प्रश्न आता है तो हमको उसमें संतुलन रखना चाहिए। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? और कुछ मॉक वगैरह भी होंगे तो उसमें तो विषय का, अभी तो हम केवल
आउटलाइन की बात करना है कि इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे चर्चा करेंगे, क्या एक मोटी मोटी लाइन होना चाहिए किसी। क्यों मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि इतना समय हुआ है लोगों को देखते हुए, नौकरी में भी रहते हुए, कि वो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाती है। ठीक है ना? प्रश्न खत्म? और कुछ पूछना है? अभी और समय है क्या? किसी को प्रश्न पूछना है क्या? नहीं पूछना, सब संतुष्ट हो गए हैं मुझे लगता है। सर जॉब वगैरह का मार्किंग का असर पड़ता है वहाँ पे? कैसा, मैं थोड़ा स्पष्ट करो। सर जैसे कोई पहली जॉब कर चुका है तो उसके बाद इंटरव्यू वगैरह भी दे रहा है जाने के लिए, तो सर उसका मार्किंग पे असर पड़ता है? जो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो आप लोगों से लीड ले रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं जो नौकरी नहीं कर रहे, उनसे आप पहले से ही थोड़ा सा आगे हैं। और इंटरव्यू बोर्ड में जब आप जाएंगे और कहेंगे सर मैं फ़लानी जगह पे फ़लाने पद पर हूँ, तो सामने वाला प्रभावित तो होता ही है कि सर मैं नायब तहसीलदार हूँ मुरैना में, तो निश्चित रूप से वो कहेगा, वो सोचेगा कि इसको पहले भी सफलता प्राप्त हो चुकी है, इंटरव्यू में नंबर मिल चुके। तो एक स्टैंडर्ड, एक आपका एक पायदान तो बन ही जाता है कि वो सोचेगा यार ये औरों से श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ है तो वो उस भाव से फिर आपको नंबर भी देगा, प्रश्न और आपसे अपेक्षा भी करेगा कि आप उस तरह का जवाब दें। और उसने सोच लिया कि ये तो योग्य है, पर आप वहाँ पर कबड़ा कर आए तो वो भी नुकसान हो जाएगा उन्हें कि यार ठीक है आप नायब तहसीलदार लायक ही हैं आप, और ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों बातें हो सकती हैं उसमें। मुझे लगता है लाभ होता है, सर्विस के बाद अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो अवश्य लाभ होता है। स्टूडेंटों का ज़्यादा गैप हो जाता है बीच में, उनको क्या आंसर? गैप मतलब किस तरह का गैप? तैयारी करते करते अब हो ही जाता है सबको गैप। आप अब वैसे अगर कहीं कुछ करते हो तो अच्छा है। अगर जैसे कहीं कुछ पढ़ाते हो, कहना सर मैं फलाने स्कूल में पढ़ाती थी, नहीं इट इज़ नॉट कंपलसरी, पर यदि आपने कहीं कुछ किया हो, झूठ मत बोलो। और झूठ बोलने से पकड़ा जाता है झूठ के साथ। कहाँ पढ़ाती थी? चलिए बताइए कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? आपको पता, आप पहले से तैयार करके गए हो, मैं फलाने स्कूल में पढ़ाती। कौन सी क्लास में पढ़ाती थी? क्या मतलब कहीं ना कहीं फिर आप जब जवाब दोगे तो आपके चेहरे से समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो अगर नहीं तो सर मैं तैयारी कर रही थी और पिछली बार मुझ में कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए मेरी मुख्य परीक्षा में नंबर कम आए थे, इसलिए आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाई थी। इस बार मैंने मेहनत की और मुख्य परीक्षा मेरी काफ़ी अच्छी गई है, और इस कारण से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आज इंटरव्यू के पश्चात और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो मुझे कोई ना कोई पद अवश्य मिल जाएगा, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मुझे सर्वोच्च पद डिप्टी कलेक्टर में मिलेगा। करना बड़ा कॉन्फिडेंस होके अपनी बात जब आप करोगे तो सामने वाले के पास कुछ क्या बचता है। सच बोलो कि सर मैं ऐसे थी ऐसे थी ऐसे थी। उन्हें भी पता है ना कि बच्चे लेट सिलेक्ट होते हैं, पद तो 150 निकलते हैं, तो 150 ही तो होंगे हर साल। तुम निकालो 1000 तो 1000 हो जाएंगे। पद तो उतने ही निकल रहे हैं भाई, 200 पद निकल रहे हैं, तो बाकी तो जो हैं 200 ही करोगे, बाकी तो आप नहीं करोगे। तो इसलिए आज आ गई ना आपके पास, दो नंबर। आप ये करो सब, आज तो आ गई, अब आप नंबर दो। अगली बार ऐसा नहीं करना कि फिर आऊँ मैं आपके पास, बार बार नहीं आऊँ, आज दे दो नंबर। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा उसमें ऐसे में आपको और मौका मिल जाता है, आपको अपनी चतुराई दिखाने का। कभी कभी चतुराई काम करती है। ऐसे में आप बोल सकते हैं सर मुझे लगता है कि अब दोबारा मुझे आना नहीं पड़ेगा यहाँ। क्यों? मुझे लगता है आज आप मुझे इतना पर्याप्त नंबर देंगे कि मैं सर्वोच्च पद पर पहुंच जाऊं। तो ये एक अलग उत्तर है। ये उत्तर से प्रश्न से निकलते हैं ना, सोच के तो तुम नहीं बोलोगी, व्यक्तित्व से निकलते हैं कि कैसे उन लोगों को हमने उन्हीं की बात का ऐसा जवाब दिया कि वो निरुत्तर हो गए, और आपका भी एक कॉन्फिडेंस दिख गया उनको कि लड़की बात करने में कॉन्फिडेंट है। तो इस तरह की हमको अभ्यास मौक में करने पड़ेंगे। बोल थोड़ा वाचाल भी कभी कभी बड़ा संतुलन, वाचालता में भी अगर हम थोड़ा संतुलित हैं तो काम करता है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने जब 2005 का इंटरव्यू दिया था
तब 250 नंबर का होता था। आप अगर ठीक से बात कर पा रहे हो और अपनी बात रख पा रहे हो तो नंबर मिलते हैं नंबर। बस आपको अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जवाब रटे हुए होना चाहिए और आप जब उनको बोलो तो लगना नहीं चाहिए कि वो रटे हैं। ये आपको कला आनी चाहिए कि आपको याद है पूरा, फिर भी सामने वाला ये पहचान ना पाए कि इसको याद है, वो लगे कि तो विचार करके बोल रहा है। तो ये सब चीजें धीमे धीमे आपको समझ में आएंगी। क्यों सर, मैं ऐसा था, मेरे ग्वालियर में ऐतिहासिक है, सिंधिया जी हुए हैं, फिर वहां में मॉडल, ये समझ में आ जाएगा, रट के बोल रहा है। ऐसा लगना चाहिए, ऐसा अभिनय होना चाहिए कि लगे कि ये इसको इसके और मौलिक विचार है, मौलिक विचार है, क्योंकि मौलिक कुछ होता नहीं है, पहले बता चुका हूं मैं। लगना चाहिए सामने वाले मौलिक विचार है। ये होगा अभ्यास से। तो मेरा आप सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं मैं आपको कि आपके मेंस क्लियर हुआ है और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। मेरा यही सुझाव है कि आप मुख्य परीक्षा के बाद अब इंटरव्यू की तैयारी में जुड़ जाइए। कब से इंटरव्यू, डेट तो आई नहीं होगी अभी, कोरोना के बाद ही होगी, 2 महीने 3 महीने बाद। आप बहुत अच्छा इंटरव्यू की तैयारी करो, अधिकतम मौका दो, जहां मौका मिले वहां दो, और ऐसा दो कि आपको जब वहां आप बैठे सामने तो आपको ये न लगे कि आप घबरा रहे हैं, आपके पास नए कोई प्रश्न आ गए। इतना दे लो कि आपको वो प्रश्न लगे अच्छा ये तो बहुत ही सरल है यार, ये तो ऐसे लगा जैसे हम अपने किसी चाचा ताऊ के पास बैठ के बात करके निकल गए, ऐसे ही लगता है। वहाँ ऊपर से जरूर लगता है कि बड़ा खौफनाक, बड़ा अच्छा, बड़ा ऐसा, इतना अच्छा माहौल होता है इंटरव्यू में, आपको लगता ही नहीं है कि आप ऐसे इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं जो आपको परेशान कर रहा हो। सामान्य, कहाँ से आए आप, क्या नाम है, घर में कौन कौन है, तो क्या हॉबी है आपकी, आप क्या करते हो खाली वक्त, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो अब क्या करते हो, चलो बताओ, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो क्या करते हो। ये बड़ा लंबा इस पर डिस्कशन हो सकता है। सर मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ तो मैं कुछ किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा कौन सी किताब पढ़ी आपने? सर मैंने फलानी किताब पढ़ी। अच्छा बताओ उसके बारे में कुछ क्या है। तो ये आप खुद ही तैयारी कर लोगे इसकी कि मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा। और क्या हॉबी है? सर मैं समाज सेवा करता हूँ। कैसी समाज सेवा करते हो? सर मैं फलाने एनजीओ से जुड़ा हूँ। जुड़े हो तो, नहीं जुड़े तो झूठ मत बोलना। क्या काम करता है वो एनजीओ? सर वो वृद्धाश्रमों में जाता है, लोगों की सेवा। एक आध बार चले जाना तो अपने पास हो जाए, अनुभव भी हो जाएगा। इंटरव्यू कर ले, ये सब कौतुक कर लेना। अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, इस जगह पर जाके देखे आना क्या माहौल है। अगर आपको हॉबी बतानी हो तो वहाँ पर जाके 2-4 बार घूमना, बर्थडे मना लेना अपना उन बुजुर्गों के साथ, तो थोड़ा सा हमारे पास बताने के लिए अनुभव हो जाएगा। अगर आपको पढ़ाई बतानी हो तो कोई क्या किताब पढ़ लेना, कोई उपन्यास पढ़ लेना। ये सब बातें बड़ी, इंटरव्यू का खौफ ज़्यादा होता है, वहाँ पर उतनी समस्या नहीं आती। आपकी जितनी अधिक तैयारी होगी उतना अधिक आपको वहाँ आसानी होगी। हिंदी यहाँ तो मुझे नहीं पता आपकी लैंग्वेज क्या है, पर मध्य प्रदेश में तो मुझे लगता है हिंदी में कोई समस्या नहीं है। आम बोलचाल में तो आप कर सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? आजकल तो कर ही सकते हैं, कर ही रहे हैं लोग, करते ही हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये शब्द आएगा अंग्रेजी का क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है ना। जैसे हम किसी क्वेश्चन हमको कुछ आया जिसका आंसर हमें नहीं पता या फिर हम उस पर सोच रहे हैं, कोई एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन हम हमारे ऊपर आ गया, तो कितना समय लेना चाहिए सर? अस्पताल कितना लेना चाहिए? इतना लेना चाहिए कि ऑकवर्ड न लगे, इतना लेना चाहिए कि सामने वालों को ये नहीं लगा कि इसको आता नहीं है। आप अपने दिमाग को चलाओ। इसलिए मैं कहता हूं मॉक में इस तरह के आप जब प्रश्न आएंगे तो आप तुरंत सोचने की, आपकी कल्पना शक्ति आपकी तेज होनी चाहिए, सोचने की, तुरंत आपका दिमाग दौड़ना चाहिए। अगर आप एक जगह कहीं डिप्टी कलेक्टर हो, वहाँ एक जातीय दंगा हो गया हो और आप घर में रात को 2 बजे सो रहे हो, अचानक फोन आता है तो आप क्या करोगे? आप सोच रहे हो। तो ऐसे प्रश्नों पर आपको तुरंत, आपको क्विक रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए
कि सर मैं सबसे पहले वहाँ के डीएसपी को फ़ोन करूँगा, सर मैं उसके बाद में सर वहाँ के टीआई से बात करूँगा, फिर मैं वहाँ के देखूँगा कि किसके क्या झगड़ा है, उसका मूल क्या है, फिर मैं कुछ सामाजिक संगठनों से बात करूँगा, कुछ सोसाइटी के बड़े बुजुर्गों से बात करूँगा, फिर दूसरी जाति संप्रदाय के जो धार्मिक लोग होते हैं उनसे चर्चा करके वहाँ पर इकट्ठा होऊंगा, फिर वहाँ पर जो बुजुर्ग मैं, इस तरह की बातें आ जाती हैं अपने आप, हो गई। उसमें कितना सोचना, लेकिन आप ये तब कर पाएंगे जब आप पहले 10 बार इसका अभ्यास कर लोगे। वहां नहीं सोच पाओगे, वहां तो वैसे टेंशन में रहोगे, हो सकता ना सोच पाओ। इसीलिए नेट प्रैक्टिस क्रिकेट की जरूरी है ना, तभी तो खेल पाते हैं खिलाड़ी। वो क्रिकेट खेलने, मैच खेलने के बाद भी विराट कोहली 3-3 घंटे नेट प्रैक्टिस इसलिए तो करता है। वही वनडे मैच हो गया, उसने शतक, एक पता नहीं कहीं पढ़ रहा था कि एक बार विराट कोहली ने किसी मैच में शतक बनाया, रन शतक बनाने में कितना दौड़ा होगा वो आदमी, और शाम को मैच खत्म हुआ तो 7-8 बजे वो जिम में वर्कआउट कर रहा है। उन्होंने पूछा, यार आप तो अभी शतक बना के आए हो? उन्होंने, मैं तो रोज करता हूँ, मुझे तो अभ्यास है, मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये इस तरह का अगर हमारे पास डेडिकेशन होगा कि हमको अभ्यास करना है, तभी तो वो कर पाएगा ना। हम ऐसे कई प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएं, उनके प्रश्न पूछने के पहले कई प्रश्नों से आप गुजर जाएं, कई प्रश्नों के उत्तर आप सोच लें, कई तरह की परिस्थितियों से आप फेमिलियर हो जाएं, तब आप उस एक बात का जवाब, उस एक बात के लिए तो आपको 50 बार आपको सोचना पड़ेगा ना। वो तो एक प्रश्न है, वो तो एक बार पूछेंगे, आप बता दिया तो ठीक, नहीं तो बेकार। तो उसके लिए आपको पहले उस तरह की कई बॉलें खेलनी पड़ेंगी ना, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद।